बच्चों, आजकल हम ऑनलाइन शिक्षण से अपनी क्लासेस को चला रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से मैं भी आपको केमिस्ट्री में नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोट्स के प्रोवाइड के साथ साथ आप लोग जो हैं उन नोट्स को होमवर्क के रूप में दिखा भी रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ बच्चे। तो आज मैं आपके साथ वीडियो के द्वारा इंटरेक्शन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि नोट्स तो हैं ही आपके पास, लेकिन अभी तक मैंने आपके कोई भी प्रोवाइड वीडियो नहीं किया। उसका कारण ये था कि मैं आपको लगातार नोट्स दे रहा था, और आप जानते हैं कि इस समय सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभावी है पूरे वर्ल्ड में। आप लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। बहुत सारे लिंक्स केमिस्ट्री में यूट्यूब पे आपके लिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जो कि आप लोगों को शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग नोट्स के साथ साथ उन चैनल्स के यूट्यूब्स और उन टॉपिक्स को अगर आप देख लें तो आपको एक डबल बेनिफिट वहाँ पे मिल सकता है। लेकिन चूँकि वीडियो भी मेरे द्वारा देना ज़रूरी था, ऐसा शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि नेगी सर ने अभी तक कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं किया है, उसका क्या कारण है। तो खैर, कारण तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मैं यही चाह रहा था कि आपको नोट्स में बहुत अच्छी तरह से दे सकूं। तो पहला वीडियो मैं आपके लिए दे रहा हूं यहाँ पे। इस पे आप नोट्स भी लिख चुके हैं बहुत सारे, और 3 चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूँ। ये आपका 4th चैप्टर है। आज की डेट पे जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस भी कम कर दिया है। वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक बलगतिकी। पहला टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो का पहला टॉपिक है मेरा, रासायनिक केमिकल काइनेटिक्स का। और रासायनिक बलगतिकी पे हमने नोट्स ज़रूर लिख लिए हैं, वो आपने पढ़ लिए होंगे। तो बच्चों, रासायनिक बलगतिकी के शुरुआत में हम जो है यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के रूप में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें बच्चों ये है कि काइनेटिक शब्द, रासायनिक शब्द से आप परिचित हैं। काइनेटिक का मतलब जो है सीधा सीधा सा अर्थ है मोशन का अर्थ है। काइनेटिक्स मीन्स मोशन, ये समझ लीजिए आप। काइनेटिक्स मीन्स मोशन, यानी गति, बस। और गति आप जानते हैं कि इसको हम वेग, दर, वेलोसिटी और आपका रेट, ये सब हम इससे जानते हैं। तो यहाँ पे सीधे से रासायनिक बल गतिकी, यानी कोई भी रासायनिक अपक्रिया है, उसकी गति, उसका वेग, उसके दर का अध्ययन हम इस रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत करते हैं। तो आपने ये चीज़ें समझ लेनी है। बहुत सारी रासायनिक अपक्रियाएँ होती हैं। कुछ प्रकृति में अपने आप स्वतः होती रहती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। कुछ मनुष्य के द्वारा करवाई जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी अपक्रियाएँ हैं जिनका अध्ययन, रेट का अध्ययन करना जरूरी होता है। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनका रेट का रिएक्शन करना, अध्ययन, स्टडी करना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। और कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो बहुत फास्ट होती हैं, विद इन सेकंड से समझ लीजिए आपकी सेकंड से भी बहुत कम समय में ये संपन्न हो जाती हैं। जैसे 2 प्रकार की रिएक्शंस का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। पहला है फास्ट रिएक्शन, दूसरी है स्लो रिएक्शन। ठीक है। तो फास्ट रिएक्शन बहुत तीव्र अभिक्रिया,
स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल बच्चों, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसका हमारी बुक्स में दे रखा है, और ये है सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl इज इक्वल टू सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो पूरी रिएक्शन है ये बहुत फास्ट रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है क्योंकि ये पूरी की पूरी अभिक्रिया कहलाती है आयनिक रिएक्शन। आयनिक, आयंस, आयंस आप सब जानते हैं, प्लस और माइनस दो आयन्स होते हैं। जब भी किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वे वियोजित हो जाते हैं, आयनों में चेंज हो जाते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस और NO3 माइनस में चेंज हो जाता है। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड Na प्लस और क्लोरीन में चेंज हो जाता है। तो इनके बीच में जो अभिक्रिया होती है, देखो अपोजिट Ag इसके साथ चला जाता है, ये इसके साथ चला जाता है विलयन के अंदर, सॉल्यूशंस के अंदर, क्योंकि ये दोनों, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। एक्वस आप जानते हैं, एक्वस किसे कहते हैं, जलीय, और यहाँ पे सॉलिड के रूप में प्रेसिपिटेट बनता है, ये फिर जलीय हो जाता है, एक्वस हो जाता है। तो इस तरह से ये आयनिक रिएक्शन है, इसमें बहुत कम समय लगता है। और रीड किया गया है कि इस सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के आपस में अभिक्रिया के दौरान जब सिल्वर क्लोराइड बनता है तो ये केवल जो है 10⁻² और 10⁻14 सेकंड के बीच बन जाता है, तो बहुत कम समय। इसलिए ऐसी रिएक्शन, ऐसी फास्ट रिएक्शन, ऐसी फास्ट रिएक्शंस की तीव्र अभिक्रियाओं की रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करना बहुत असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है, इसलिए इनको इसमें अंतर्गत नहीं लिया जाता है। दूसरी है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रियाएँ। मंद अभिक्रियाएँ बहुत ही सिंपल है कि एग्जाम्पल है इसका, आयरन का है, ऑक्सीजन के साथ है और पानी के साथ है, आप सब जानते हैं। X2 आयरन, ऑक्सीजन और पानी जब तीनों आपस में एक साथ एक क्रिया करते हैं तो वे बनाते हैं Fe2O3 XS2, और इसको कहते हैं लोहे पर जंग। ये हम पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रस्टिंग। रस्टिंग मीन्स लोहे पे जंग लगना। तो ये जो रिएक्शन है लोहे पे जंग लगना बहुत ही स्लो रिएक्शन है जिसमें बहुत सारा समय लगता है। तो ऐसी रिएक्शंस का भी रासायनिक बलगतिकी के द्वारा अध्ययन जो है करना ठीक भी नहीं होता है और असंभव भी है। क्यों, कैसे जो है, किस तरीके से लोहे पे किसी टुकड़े पे या किसी चीज़ पे जंग लग रहा है, कब लग रहा है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ें हैं कि आप इसमें पहले से पढ़ चुके हैं। लोहे पे जंग लगना एक गैल्वेनिक शेल का निर्माण होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद बच्चों कुछ तीसरे प्रकार की रिएक्शंस होती हैं जिनको हम कहते हैं आणविक अभिक्रियाएं। आणविक अभिक्रियाएं, तो ये चीज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके नोट्स तो आपने बना लिए। आणविक अभिक्रियाएं का बच्चों जैसे हमने पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन है और ये किससे जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, और ये जो है क्या बन गया, अमोनिया बन गया। हम जानते हैं इनको क्या कहते हैं, अभिकारक। इनको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिएक्टेंट एंड इट इज प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हैं। ये नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पे जो ये अभिक्रिया हो रही है बच्चों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ना तो ये आयनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ना ये बहुत स्लो रिएक्शंस है। आणविक अभिक्रिया है, अणुओं के बीच होने वाली अभिक्रिया है। जैसे कि हम नाइट्रोजन के बीच में, दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बीच में ये है, दूसरा जो बॉन्ड बना हुआ है ये बन गया अमोनिया का बॉन्ड, ये हाइड्रोजन है। तो ये बॉन्ड जो है इसको टूटने, इसके विखंडन होने
और इसके बनने में, इस अमोनिया के बनने में कुछ समय लगता है, कुछ टाइम लगता है, और उसको स्टडी किया जा सकता है। इस बॉन्ड के टूटने में, भाई जब ये नाइट्रोजन का ये वाला बॉन्ड टूटेगा तभी ये क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी, ठीक है, NH3 बनेगी और ये इससे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से इसकी स्टडी करना संभव है। इसमें जो है सेकंड्स का समय लगता है, उन सेकंड्स का हम अध्ययन कर सकते हैं और उसी को कहा जाता है। अच्छा, इस बीच हुआ क्या है कि इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन आया। आप जानते हैं सांद्रता, कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता का सीधा सा मतलब है मात्रा, कि भाई हमने किसी रिएक्शन में नाइट्रोजन कितनी ली है, हाइड्रोजन कितनी ली गई है और अमोनिया कितना बना है। ठीक है, हो सकता है ये 2 ग्राम नाइट्रोजन ली गई हो, 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया गया हो और इसके द्वारा जो है यहाँ पे 3 ग्राम अमोनिया ये बना हो। तो इस तरह से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, बाय द वे इसको हमने 2 ग्राम लिया है, इसको 3 ग्राम लिया गया और यहाँ पे 2 ग्राम अमोनिया बनी है, 1 ग्राम लिया, सॉरी 1 ग्राम लिया, इसको 3, इसको 2 ग्राम अमोनिया ली है। तो इस एक टाइम पे, कुछ समय पे, इस 1 ग्राम में से कुछ ही नाइट्रोजन के मोल्स या अणु जो हैं हाइड्रोजन के मोल से क्रिया करेंगे और अमोनिया बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरा 1 ग्राम, पूरा का पूरा 3 ग्राम हाइड्रोजन एक ही समय पर पूरी तरह से अमोनिया में बदल जाए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सांद्रता परिवर्तन हो रहा है। किसके साथ सांद्रता परिवर्तन हो रहा है? टाइम के साथ। तो इसलिए अब हम यहाँ पे एक नया इंट्रोड्यूस करेंगे, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? बस रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, ये कुछ नहीं है, सिंपल है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन with respect टाइम। बस, यानी सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ। ठीक है बच्चों, सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ, भाई ये आपने याद रखना है, क्रिया की दर। ठीक, और ये केमिकल काइनेटिक्स क्या होगी कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया, कोई भी रासायनिक अपक्रिया है, उसकी अभिक्रिया की दर ज्ञात करना, किसके साथ साथ? समय के साथ साथ रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो ये अभिक्रिया की दर हमने पढ़ ली, तो सिंपल है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अभिक्रिया की दर बराबर किसका चेंज हुआ है, कंसंट्रेशन किसका चेंज हुआ है, इसका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, ये इसका भी चेंज हुआ है, अमोनिया भी चेंज होगा। अगर ये बाय द वे ऐसे रिवर्सिबल आ जाए तो यहाँ पे हम सीधे से लिख लेंगे अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन। थोड़ा बच्चों मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि आप इस पर नोट्स भी बना चुके हैं, इसलिए अभी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्रिया की या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन बटे किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, इसके टाइम के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समय। ठीक है, ये मैं इसलिए इस तरह से बताना चाह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप इस पे नोट्स बना चुके हैं। एक रिवीजन आपके लिए यहाँ पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अब क्या करते हैं, अब हमें चाहिए इसकी अभिक्रिया की दर का मात्रक। क्या चाहिए? यूनिट, यूनिट चाहिए। अब यूनिट हम कैसे प्राप्त करें? यहाँ पे पता है आपको, ये सांद्रण किसका सांद्रण है, किसका सांद्रण है? अभिकारक या उत्पाद। हम जानते हैं सांद्रण
को हम सांद्रता लिख सकते हैं, और बटे क्या है, समय, इसको हम समय लिख सकते हैं, बटे समय। तो यहाँ पे हम अभिक्रिया की दर है सांद्रता बटा समय। सांद्रता को हम किस में नापते हैं, उसका मात्रक क्या है, वो भी हम जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, मोल प्रति लीटर। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल, इसके ऊपर ये -1। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। टाइम को किस में नापते हैं, हम सब जानते हैं, किस में, सेकंड या मिनट में इसको नाम सकते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल, ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको, मोल प्रति लीटर, और इनवर्स टू सेकंड। ये इनवर्स हो गया, ये इसका इनवर्स हो गया, ये इसका इनवर्स हो गया। यहाँ पे अगर मिनट में संपन्न हो रही है कोई अभिक्रिया तो आप यहाँ पे मिनट कर देंगे इसकी जगह पे। ठीक है, अब यदि कोई रिएक्शन जो है, ये नाइट्रोजन है, ये गैसियस स्टेट में हो रही है, ये भी गैसियस में, ये भी गैसियस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को गैसियस अगर कोई हो रही है तो उसमें तब थोड़ा ये अभिक्रिया की दर की जो यूनिट है गैसियस स्टेट में, यहाँ पे हम अगर यहाँ ये गैसियस अवस्था में, यहाँ पे लिख देंगे गैसीय अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था के लिए क्या है, गैस का क्या होता है, सांद्रता का किस पर डिपेंड करता है, गैस की सांद्रता डिपेंड करती है किस पे, दाब पर, प्रेशर, ऐसा समझे, तो प्रेशर पर डिपेंड करती है। तो इसलिए प्रेशर का हम किस में लेते हैं, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, इसलिए जो है इसकी सांद्रता हम एटमॉस्फेयर में लेंगे, ये सांद्रता। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सीधे एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकंड। ये आपको जो है गैसीय स्टेट के लिए आपको ये करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये इसकी तो इस तरह से हमने सीख लिया अभिक्रिया की दर की यूनिट, मात्रक, मोल, हिंदी में लिख लेते हैं मोल, लीटर और सेकंड। गैस के लिए वायुमंडल और यहाँ पे सेकंड। हो गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। इसके बाद बच्चों आती है औसत अभिक्रिया की दर। औसत अभिक्रिया की दर, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं या इसको अंग्रेजी में लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ARO। ARO सर, ये ARO समझ लिए। अब औसत अभिक्रिया की दर क्या है भाई, जैसा हमने पढ़ा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 2NH3। चलो एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, H2 + I2 = 2H। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो क्या है, इसका 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम, इसके 2 ग्राम, ये इसकी स्टोसियोमेट्री भी है। तो एवरेज क्या है, एवरेज का मतलब है कि इस 1 ग्राम जब हमने लिया किसी पात्र में, आयोडीन को भी लिया एक पात्र में, तो एक समय पे इस हाइड्रोजन के पूरे 1 ग्राम और आयोडीन के पूरे 1 ग्राम ने रिएक्शन नहीं की, क्योंकि उसको किस में रखा गया है, इस हाइड्रोजन भी है, आयोडीन में, यहाँ सारा, यहाँ हाइड्रोजन के पार्टिकल्स भी घूम रहे हैं, यहाँ आयोडीन के पार्टिकल्स भी घूम रहे हैं। तो किसी मोमेंट पर, किसी एक समय पर ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस आयोडीन के साथ क्रिया कर रहा है, बल्कि एक साथ नहीं कर रहा। तो वो टाइम, ठीक है, मतलब एक समय अंतराल आ गया। पहले एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल या 2 या 10 मॉलिक्यूल ने 20 मॉलिक्यूल आयोडीन के साथ रिएक्शन की और हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ठीक है, एक ही टाइम पे नहीं बना। तो ये थोड़ा चेंज है, समय में डिफरेंस आ रहा, फिर वो बढ़ गया, फिर दूसरे टाइम पे दूसरे मॉलिक्यूल्स आ गए, और इस तरह से धीरे धीरे ये रिएक्शन संपन्न हो गई। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड की हाइड्रोजन और आयोडीन का हाइड्रोजन आयोडाइड में बदलना जो है एक
एकदम एक टाइम पे संपन्न नहीं हुआ है, बल्कि उसमें कुछ समय लगा है, सांद्रता में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, वो उसकी एवरेज निकाली जाएगी, उसका एवरेज निकाला जाएगा। और एवरेज निकालने के बाद जो है, हम उसकी परिभाषा पहले ही पढ़ चुके हैं, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। औसत की क्रिया की दर क्या होगी, ठीक है। तो किसी निश्चित समय अंतराल में, कोई निश्चित समय अंतराल है में प्रति इकाई समय में, किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में प्रति इकाई समय में किसी भी क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद, क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया की औसत दर कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ARO मीन शॉर्टकट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की औसत दर बराबर क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद। थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको, क्रिया का नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद बटे इस परिवर्तन में लगा समय, दिस इज फैक्ट, ओके। अब हम कोई रिएक्शन हमारे पास आ गई, माना कि कोई A रिएक्टेंट है और वो B में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं A का पूरा ग्राम या उसके मोल्स पूरी तरह से एक ही समय पे B में चेंज नहीं हो सकते हैं, इसलिए A का जो प्रारंभिक सांद्रण है, जैसे हमारा A का पहला A1, ठीक है। तो A1 जो है वो T1 समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। और फिर क्या बच गया, A2, और इस A2 के लिए भी क्या समय लगा, T2, समझ। यानी क्रियाकारी पदार्थों या उत्पादों के सांद्रण को में ये डिफरेंस आ रहा है, समय में डिफरेंस आ रहा है। माना कि ये T1 समय है, इसमें A का सांद्रण, इस A का सांद्रण A1 है, ठीक है, तथा T2 समय के बाद उसका सांद्रण A2 हो जाता है, समझिए। T1 समय पर A1 है, T2 समय बाद A2 हो जाता है, ठीक है। अतः क्या होगा, इस A के सांद्रण में कमी आएगी, कमी तो हुआ भाई, जो पहले 2 ग्राम लिए तो अब 1 ग्राम रह गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बराबर कितना आया कमी, A2 माइनस A1, हो गया क्लियर। ऐसे ही समय के साथ, समय टाइम